Namaskar, I am Dr. Vibha Sharma, presently working as an Associate Professor in Government Law College of Ajmer. I would be sharing some of the important aspects of administrative law through the series of lectures contained in the short videos that I would be sharing with all of you in coming days. जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी पहली स्लाइड अंग्रेजी में ही है, लेकिन आगे की स्लाइड्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हैं, ताकि दोनों ही माध्यमों से पढ़ने वाले विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। आज के इस लेक्चर में मैं प्रशासनिक विधि के संबंध में कुछ बात कहूंगी, इसमें मुख्यतया इसकी प्रकृति और इसके क्षेत्र के बारे में जानकारी होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रशासनिक विधि आज के समय में एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में सामने आया है। सबसे पहले इसकी प्रकृति और इसका क्षेत्र क्या है, वो हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। So I'll start in this lecture with the basic understanding that we should have about administrative law, and I would be covering 5 main points in this lecture. First is introduction, प्रशासनिक विधि का परिचय, its nature, उसकी प्रकृति, its scope, उसका क्षेत्र, growth of administrative law in India, भारत में प्रशासनिक विधि का विकास, and reasons for its development, और इसके विकास के कारण। तो सबसे पहले प्रशासनिक विधि भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य में ज्यादा विकसित हुई। उसका कारण ये रहा कि अब तक राज्य ने अपनी भूमिका में बहुत परिवर्तन कर लिया था। वह अब बहुत से सामाजिक और विधिक क्रियाओं में अपने आप को सम्मिलित करने लगा था। न केवल शांति और व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना और न्याय का प्रशासन करना ही उसका क्षेत्र था, बल्कि अब वह अपने आप को देश के विकास और लोक कल्याण के कार्यों में भी सम्मिलित करने लगा था। The role of the state had changed. It involved itself in various social and legal activities. Apart from maintenance of peace and order, safety from external aggression, and administration of justice, it also started involving itself in the development of the country and public welfare. Now, doing all this required a lot of power given to the state, which affected individuals' rights, freedoms, and their property. इस तरह के सभी कार्य करने के लिए यह आवश्यक था कि राज्य को और अधिक शक्ति प्राप्त हो, और ये शक्ति साधारणतया व्यक्तियों के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता और उनकी संपत्ति को भी प्रभावित करती थी। Now, this kind of power also necessitated some control over the exercise of this power. ये समझा गया कि ऐसे शक्ति का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण भी रहे, and therefore this branch of law actually developed as an important branch in which every aspect of administrative action is controlled. और इसी कारण से यह एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में प्रशासनिक विधि विकसित हुई, जो कि प्रशासन के क्रिया के हर आयाम को नियंत्रित करती है। प्रशासन के इतने विस्तृत कामों को देखते हुए यह महसूस किया गया शुरू में कि प्रशासनिक विधि को परिभाषित करना अत्यधिक कठिन कार्य है, और यही एक कारण था जिसके के कारण डॉक्टर F.J. पोर्ट, जिन्होंने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 1929 में प्रकाशित की थी, उन्होंने प्रशासनिक विधि के संबंध में कोई परिभाषा नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने प्रशासनिक विधि की व्याख्या की थी। So now, when we look at the nature of the administrative law, we primarily find that administrative law, though it is a law, but not in the sense of the term as we generally understand it, that is acts, codes, etc. only.
मतलब कि प्रशासनिक विधि विधि तो है, लेकिन यह उस तरह की विधि नहीं है जिस तरह से साधारणतया हम इसे समझते हैं, अर्थात अधिनियमों या संहिताओं के रूप में। It is a law in the sense which includes the legislations, administrative rulemaking, administrative directions, customs, precedents, principles of natural justice, etc. यह उस रूप में विधि है जिसमें कि अधिनियम, प्रशासनिक नियमों का बनाया जाना, प्रशासनिक निर्देश, प्रथाएं, न्यायिक निर्णय, न्याय के सिद्धांत इत्यादि सभी कुछ सम्मिलित है। प्रशासनिक विधि साधारणतया न्यायाधीशों के द्वारा बनाई गई विधि है, खासतौर से भारतवर्ष में। इट इज जनरली जज मेड लॉ। इट इज अ पब्लिक लॉ। यह एक लोक विधि है, अर्थात यह मुख्य रूप से डील करती है व्यक्तियों और संगठित शक्ति के बीच के संबंध को। It is a public law, that is, it primarily deals with the relationships of individuals with the organized power. Under administrative law, it is generally said that it is concerned with the procedure by which an official action is reached. साधारणतया प्रशासनिक विधि के अंतर्गत ये माना जाता है कि यह बेसिकली इस बात का ध्यान रखती है कि एक आधिकारिक कार्य को करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, क्योंकि प्रशासनिक विधि के अंतर्गत ये माना जाता है कि इफ द मीन्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी द एंड कैन नॉट बी जस्ट। अर्थात जब कि साधन यदि विश्वसनीय नहीं हो तो लक्ष्य भी उचित या सही नहीं हो सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना पिछली स्लाइड को डिस्कस करते हुए कि प्रशासनिक विधि की प्रकृति इस तरह की है कि वह प्रावधानों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होती है, बल्कि यह न्यायाधीशों के निर्णयों में अमूमन हमें मिलती है, खास तौर से भारतवर्ष में। लोक कानून होने के कारण यह आवश्यक होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जो कार्य करें और अपना कार्य करने में जो प्रक्रिया वे अपनाएं वह बिल्कुल विश्वसनीय हो, अर्थात संदेह से परे हो। तो प्रशासनिक विधि की प्रकृति यदि हम बात करें तो यह अमूमन कुछ सिद्धांतों के रूप में हमें मिलती है। Now talking about the scope of the administrative law. Now we already know that the administrative agencies affect the rights of the individuals by their decisions or rule-making power. So therefore, the scope of administrative law necessarily comes down to these six aspects that I have brought here before you. First, powers and procedures of administrative and quasi-administrative agencies. It primarily is concerned with the official actions, that is to say, their rule-making power, application of the rule, and their adjudicatory actions. Administrative law is developed mainly by the interpretation of the Constitution and the enactments by the courts, and therefore, it basically studies the existing or developing principles which such agencies must follow while exercising their powers. Administrative law also includes the study of the control mechanism, which is also known as review process. तो जैसा कि हमने जब प्रशासनिक विधि की प्रकृति देखी थी तो जाना था कि प्रशासनिक एजेंसियां अपने निर्णयों या अपने नियम बनाने की शक्ति से व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करती हैं। तो इसके जो कार्य क्षेत्र है प्रशासनिक विधि का, उन्हें हम 6 बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला कि
प्रशासनिक और अर्ध प्रशासनिक एजेंसियों की शक्तियां और प्रक्रियाएं इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। मुख्य रूप से आधिकारिक कार्यों से संबंधित है प्रशासनिक विधि, जिसमें कि नियम बनाना, नियम लागू करना और न्यायिक कार्य यानी प्रशासनिक और अर्ध प्रशासनिक एजेंसियों के द्वारा जो न्यायिक कार्य किए जाते हैं वो सम्मिलित है। यह मुख्य रूप से न्यायालयों द्वारा जब संविधान और अधिनियमों का निर्वचन किया जाता है, अर्थात उनकी व्याख्या की जाती है, तो उसके द्वारा प्रशासनिक विधि का विकास होता है। ये मौजूदा या विकासशील सिद्धांतों का अध्ययन भी करती है जो ऐसी एजेंसियों को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय पालन करनी चाहिए, तथा इसके नियंत्रण तंत्र का भी अध्ययन शामिल है, जिसे समीक्षा प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत इसमें हम जो नियंत्रण तंत्र है यानी ऐसी शक्तियों के उपयोग के ऊपर जो नियंत्रण होता है उसका भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं, जिसे हम रिव्यू के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे the growth of administrative law in India. So when we look at the Regulating Act of 1773, we find that the powers of government was concentrated in Governor General in Council. Now that we can term as subordinate legislation. It was not a legislation which can be said to be done by the competent authority at the highest level, but yes, it can be termed as a subordinate legislation. Under the Charter Act of 1833, we find that the small beginnings had started wherein the distinct bodies had come into being, discharging legislative functions, and therefore we can say that under the Charter Act of 1833, we see that the legislations had started being enacted by the Indian body itself. However, separate legislative council was established after the takeover from the East India Company in 1858 under the Indian Councils Act of 1861. Hope you remember that earlier we had East India Company in India, and afterwards the Crown felt the need to take over the East India Company and to take over from East India Company, and therefore in 1858, after doing it, it came up with the Indian Councils Act of 1861, under which separate legislative council was established. Thereafter, World War I and World War II necessitated the enactment of some of the legislations, say like that of the Defence of India Act of 1939. Under it, there were certain provisions which were enacted, keeping in view the conditions of India. And then we find in 1950, the Indian Constitution was adopted by the people of India. And thereunder, we find that though there is a separation of powers, that is to say, there is a legislation separately, there is an executive separately, and there is a judiciary separately, but despite the three branches being there distinctly brought out in the Indian Constitution, still there are very many areas when we find that the legislative power has been given to, say, the executive also, or the adjudicatory power has been given to the legislative also. About that, I'll discuss more in detail in the coming lectures. तो भारत में प्रशासनिक कानून का विकास मूल रूप से कब से हुआ, तो देखें अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, तो उसे हम अधीनस्थ विधि कह सकते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल में सरकार की शक्तियां केंद्रित थीं।
1833 के चार्टर को एक तरह से हम ये कह सकते हैं उसने कार्यात्मक रूप से अलग निकाय, एक भिन्न निकाय की स्थापना की, जो कि छोटे कार्यों के शुरुआत के रूप में हमें दिखता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब क्राउन ने टेक ओवर किया 1858 में, तब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हमारे सामने आया, जिसके द्वारा पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। भारत रक्षा अधिनियम 1939 के अंतर्गत, जो कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जारी हुए थे, उसमें हम देखते हैं कि ऐसे विभिन्न प्रावधान थे जो कि भारत के विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे और मूलतः यह भारत से संबंधित ही अधिनियम था। उसके बाद 1950 में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान को भारत के वासियों ने अंगीकृत किया, जिसके अंतर्गत शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया। बावजूद इसके हम संविधान में ही ऐसे बहुत से स्थान पाते हैं जहां पर कि विधायिका को न्यायपालिका के भी कार्य दे दिए गए, अर्थात न्याय निर्णयन की शक्ति भी दी गई है, और कई बार कार्यपालिका को विधि बनाने की शक्ति भी दी गई है, जो मूल रूप से विधायिका की होती है। Now, I would like to share with you the reasons for the development of administrative law. First and foremost being welfare state. The state had already transformed itself into a welfare state, which was more concerned with the legal and social activities of the society also. Then secondly, the judicial system as it is was very much overburdened and it continues to be so. Now, the administration gives a scope for the officials to discharge some of the disputes or to resolve some of the disputes on their own. Then the special and technical nature of the subject matter of the laws also was a reason for the development of the administrative law. Under the administration, there remains a lot of scope for experimentation as well. That is to say, in case we want to give effect to a particular scheme, and there is an administrative circular which has been floated to apply that particular scheme, and suppose there is some difficulty in the application of that particular rule, then the official is only required to change the circular or bring the modification which is actually required. Now that is much easier than passing a law, and therefore the scope of administrative authorities are enlarged, and that is why administrative law also developed. The next being flexibility, which just now I have discussed, that it is easier in implementation, and it is also very useful in emergency situations. अब यदि हम इसके विकास के कारणों के बारे में बात करें, तो जैसा पूर्व में हम लोग देख चुके हैं कि राज्य अब लोकहितकारी स्वरूप प्राप्त कर चुका था। वह सामाजिक और विधिक क्रियाओं में ज्यादा अपने आप को सम्मिलित करने लगा था। न्याय व्यवस्था के पास समय की कमी थी, जिसके चलते जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने ही स्तर पर विभिन्न विवादों का निपटारा करने के लायक थे और कर सकते थे। उन्होंने करना भी शुरू कर दिया था। कानूनों की विषय वस्तु विशेष और तकनीकी होती जा रही थी। बहुत विशिष्टता और तकनीकी अपने आप में ले चुकी थी, जिसे कि साधारण रूप में हर अधिनियम में उल्लिखित करना भी संभव नहीं था। साथ ही साथ प्रशासनिक विधि के अंतर्गत इसमें प्रयोग का भी स्कोप है। माने कि यदि किसी स्कीम को अगर लागू करना है तो प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर पर कोई परिपत्र निकाल करके उस स्कीम को, उस योजना को लागू कर सकते हैं, और अगर उस योजना को लागू करने में कोई असुविधा हो या कोई कठिनाई हो
तो तुरंत उसके ऊपर विचार करके निर्णय लेकर के एक नया परिपत्र भी जारी कर सकते हैं, जो कि साधारणतया अधिनियमों के माध्यम से संभव नहीं है। और इसी से हम अगले बिंदु पे आते हैं, जो कि लचीलेपन की बात करता है कि प्रशासन में लचीलापन इस तरह से आ जाता है कि उसमें अगर कोई संशोधन करना है किसी कार्य को करते हुए किसी परिपत्र में, तो वह बहुत ही आसान होता है। तो प्रशासनिक विधि का भी विकास इसी कारण से हुआ कि जब प्रशासनिक कार्यक्षेत्र बढ़े तो उसके साथ साथ प्रशासनिक विधि के अध्ययन के क्षेत्र भी बढ़ गए, और साथ ही साथ जो प्रशासनिक कार्य हैं वो आपातकालीन स्थितियों में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। जैसे कि यदि अचानक से ही कोई घटना घटित हो तो स्थानीय प्रशासन जो है वह सबसे पहले कोई निर्णय ले सकता है जो साधारणतया कहा जा सकता है कि उचित ही होगा। तो आपातकालीन स्थितियों में कोई विधि पारित हो उससे ज्यादा श्रेष्ठ ये समझा गया कि स्थानीय प्रशासन ही उस आपातकालीन स्थिति को निपटे, और वह ज्यादा सक्षम समझा गया। और इसी कारण से प्रशासनिक विधि में ये आयाम भी प्रशासन के सम्मिलित हो गए। तो मैं समझती हूँ कि इन सभी स्लाइड्स के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रशासनिक विधि के संबंध में जो मूल बातें हैं, खास तौर से उसकी प्रकृति को समझने के लिए और उसके क्षेत्र को समझने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ में साझा कर सकी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।